स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जो अपने डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे उसका जो पहला प्रकार है जिसको हम कह रहे थे कणिकीय, या इसको हम कहेंगे कणिकामय। कणिकामय डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट भी इनको कहते हैं। देखो, कणिकीय कणिकामय डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या क्या कह रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। देखो, ग्रेन्यूल साइट्स, ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण और साइट्स का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल जिनके अंदर कुछ कण जैसे दिखाई देते हैं तो उनको अपन कणिकामय या कणिकीय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। देखो, इनके कोशिका द्रव्य में, ये जो कुछ डब्ल्यूबीसी है जिनके कोशिका द्रव्य में प्रोटीन या एंजाइम के दाने होते हैं। देखो, प्रोटीन या एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो उनके दाने या जिसको हम कहेंगे कण पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन या एंजाइम के दाने या कण पाए जाते हैं तो उन्हें कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये जो दाने होते हैं ना, ये दाने रोगाणुओं को पचाने में मदद करते हैं। जो ये दाने होते हैं ये रोगाणुओं को नष्ट करने या उसको पचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के दाने होते हैं इसलिए वे उसको फटाफट पचा देते हैं। देखो, जितने भी कणिका में डब्ल्यूबीसी है या जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। तो इनका जो कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी है, इनका जो केंद्रक है, देखो हम इसके प्रकार पढ़ेंगे फिर। इनका केंद्र बहुपालित होता है, बहुपालित, जिनको हम कहेंगे मल्टी लोब्ड। क्या कहेंगे? मल्टी लोब्ड या बहुपालित होता है। इस तरह से देखो, अगर हम इनका केंद्रक देखेंगे तो गोलाकार केंद्रक नहीं रहेगा, उस केंद्र के ऐसे टुकड़े बने हुए रहेंगे और वो टुकड़े आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इस तरह से किसी के 5 टुकड़े रहेंगे तो किसी के 3 टुकड़े रहेंगे तो किसी के 2 टुकड़े रहेंगे। इस तरह से इनके केंद्रक अर्थात डीएनए है वो टुकड़ों में रहेगा, और हमें ये कहेंगे कि केंद्रक भी टुकड़ों के अंदर पाया जाएगा। तो इनका केंद्र में बहुत सारी पालियां बनी होती है और उस पालियों के कारण हम इसको पहचानते हैं। देखो, ये पालियां डीएनए की है, जैसे इसमें डीएनए के कुछ अणु है, इसमें डीएनए के कुछ अणु है, इसमें डीएनए के कुछ अणु है। इस तरह से इनका केंद्र है वो पालियों के अंदर बटा हुआ होता है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनका केंद्र बहुपालित होता है। देखो, इनका जो केंद्रक है वो बहुरूपी, बहुरूपी मतलब इसमें जैसे ज़्यादा इसके खंड है, इसके कम खंड है, इसके और भी कम खंड है, अलग अलग खंडों में बटाया है। तो हम कह रहे हैं कि इनका केंद्रक बहुरूपी होने के कारण, एक रूप नहीं है, अलग अलग खंडों में है। देखो, बहुरूपी होने के कारण इनको बहुरूपी केंद्रकीय, बहुरूपी केंद्रकीय श्वेताणु, श्वेताणु का मतलब है डब्ल्यूबीसी। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? केंद्रक बहुरूपी होने के कारण इनको बहुरूपी केंद्रकीय श्वेताणु कहते हैं। यानी इनके केंद्र का बहुत सारा रूप है, किसी के 5 खंड है, किसी के 3 खंड है, किसी के 2 खंड है। इस कारण इसको हम बहुरूपी केंद्रकीय डब्ल्यूबीसी कहेंगे। इनका जो निर्माण है वो निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मेरो में, अर्थात अस्थि मज्जा, जो रेड बोन मेरो है उस बोन मेरो में होता है। जो रेड बोन मेरो है उसके अंदर इनका निर्माण होता है। अब एक चीज़ है, देखो आपके ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो डी केंद्र गए, इस केंद्र के खंड क्यों बन गए? तो ये डीएनए के खंड क्यों बन गए? एक गोलाकार डीएनए भी हो सकता था। तो इसका कारण ये हुआ कि इसमें डीएनए एक जगह इकट्ठा नहीं होकर छोटे छोटे खंडों के रूप में हो गया, जिससे केंद्रक भी छोटे छोटे पिंडों के रूप में बदल गया। इससे एक लाभ इनको ये हुआ कि इससे डब्ल्यूबीसी है वो आसानी से फेगोसाइटोसिस कर सकती है, आसानी से कोशिका पारण कर सकती है, आसानी से अमीबीय गति दर्शा सकती है, और इसके कारण से जो डब्ल्यूबीसी है उसमें लचीलापन पाया जाता है।
तो देखो बहुपालित केंद्रक से क्या क्या हुआ, जो WBC है उस WBC में अमीबीय गति उसका लचीलापन आ गया। उसमें जो फेगोसाइटोसिस की क्रिया है, जो ठोस पदार्थों को अंदर लेती है, फेगोसाइटोसिस, वह कोशिका पारण आसानी से होता है। किसके कारण से? इनका केंद्रक बहुपालित होने के कारण। तो अगर इनका केंद्रक एक ही होता तो इनका लचीलापन नहीं होता, ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें जो कूटपाद जैसी संरचनाएं वो बनती है, प्रवर्ध वो नहीं बनते हैं, न ही ये कोशिका पारण दर्शा सकती थी। तो इस कारण से इनका बहुपालित केंद्रक इसमें ये मदद करता है, इसलिए इनका केंद्रक है वो इस तरह से टुकड़ों में बट गया। देखो अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट, कि ये 3 प्रकार की होती है। कणिका में WBC 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखो कल भी हमने पढ़े थे, पहली पढ़ी थी, देखो न्यूट्रोफिल्स, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं न्यूट्रोफिल्स। दूसरी हमने पढ़ी थी वो ईओसिनोफिल्स, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ईओसिनोफिल्स। और तीसरी हो गई बेसोफिल्स। ये 3 तरह की देखो कणिकीय WBC पाई जाती है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखो न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रल है, ये बिल्कुल उदासीन है, चाहे इस पर आप अम्ल डालो चाहे क्षार डालो, चाहे कोई न्यूट्रल डालो, उदासीन कोई भी डाई डाल दो, ये उससे ही कलर दे देती है। ये केवल और केवल अम्लीय अभिरंजक से ही रंगी जाती है, यानी एक डाई आती है अम्लीय डाई ईओसिन, उससे ही इसको कलर चढ़ता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? ईओसिनोफिल। ये जो बेसोफिल जो कोशिकाएं हैं, ये केवल क्षारीय डाई से ही इन पर कलर चढ़ता है, और वो बेसो यानी बेसिक यानी क्षारीय डाई, जिसको अपन मेथिलीन ब्लू बोलेंगे, उससे ही इनको कलर दिखाई देता है, इस कारण इसको बेसोफिल कहा गया है। तो इनके जो रंगा गया है, इनको अभिरंजन किया गया है इनका, उसके आधार पर इनके नाम है। इस पर किसी भी डाई का असर हो जाता है, यानी किसी के भी साथ ये रंग जाती है, यानी न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी डाई से। तो हम कहते हैं कि ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है ये अम्ले डालो तो भी रंग जाएगी, क्षारीय डालो तो भी ये रंग जाएगी, अगर उदासीन डाई डाली तो भी ये कलर दे देगी। लेकिन ये केवल ये जो इयोसिनोफिल है, ये अम्लीय डाई जब इयोसिन डालोगे तभी ये कलर देगी। ये बेसोफिल तभी कलर देगी जब इस पर क्षारीय मेथिलीन ब्लू डाई अपन डालते हैं तब। तो इस कारण से इनके नाम देखो ये दिए गए हैं। तो अब अपन एक फर्स्ट पढ़ लेते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं न्यूट्रोफिल को। देखो न्यूट्रोफिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसके लिए क्या कह रहे हैं? ये WBC अम्लीय, क्षारीय या उदासीन किसी भी अभिरंजक के साथ अभिरंजित होकर हल्का बैंगनी कलर दे देती है, हल्का बैंगनी रंग देती है। मतलब आप अम्लीय डालो, क्षारीय डालो, चाहे उदासीन कोई भी अभिरंजक ले लो, उसके साथ ही अभिरंजित हो जाती है और हल्का बैंगनी कलर देती है। इस कारण से देखो मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब इसको अम्ल डाला तो भी रंग गई, उससे कोई मतलब नहीं है, क्षारीय डाला तो भी रंग गई, उदासीन है तो भी डाला, इस पर कोई असर नहीं हुआ, किसी डाई का कोई विशेष असर इस पर नहीं हुआ। इस कारण हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है बिल्कुल। तो इस कारण से अतः इसको न्यूट्रोफिल कहा जाता है। देखो इसलिए इसको क्या कहा गया है? न्यूट्रोफिल कहा जाता है। देखो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली W है, यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC है,
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग 62% पाई जाती है सारी WBC में से। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC है और सर्वाधिक सक्रिय, इसको हम कहेंगे एक्टिव WBC है। ये सबसे सक्रिय भी है। जैसे ही कोई जीवाणु अटैक करता है शरीर पर, संक्रमण पैदा होता है, ये बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे लड़ने लग जाएगी उस जीवाणु से, और उसको ख़त्म करने का, उसको खाने का प्रयास करके, उसको खाकर नष्ट करने की। तो ये देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। और नेक्स्ट देखो, WBC का जो न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है, इसका केंद्रक देखो, ये ध्यान रखना है इसका आपको। इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों में बटा होता है, बस ये इसको अपन पहचानने का यही तरीका है कि अगर हम इसको देखेंगे तो कण पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कणिकाएं हैं। और इसका केंद्रक है वो इस तरह से लगभग इस तरह के 2 से लेकर 5 पिंडों के अंदर बटा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये WBC है। अगर 2 से 5 पिंड है, 2 से ज़्यादा मिलेंगे आपको, 4-5 मिलेंगे आराम से। तो इसका केंद्र देखो 2 से 5 पिंडों में बटा हुआ होता है। ये बक्सकाणु की तरह कार्य करते हुए जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है। देखो, मतलब जैसे कोई जीवाणु आया तो ये क्या करेगी, इस तरह से उसके लिए उसको बना के उस जीवाणु को ये अंदर लेकर उसको खा जाएगी, यानी नष्ट कर जाएगी, यानी उसका भक्षण कर लेगी। देखो, तो ये बक्सकाणु की तरह काम करती है और उसको नष्ट कर देती है, उसका भक्षण कर लेती है, उसे नष्ट कर देती है। इस कारण देखो, अतः इसे रक्त का माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। देखो, माइक्रो यानी छोटा पुलिसमैन है ये हमारे रक्त का। जो भी रोगाणु आता है, रोगाणु का मतलब एक तरह से आप जैसे पुलिसमैन क्या करता है, लोगों की रक्षा करता है, चाहे चोर हो या कोई अपराधी हो तो उनसे उनकी रक्षा करते हैं हमारे पुलिसकर्मी होते हैं। तो ये भी हमारी इन रोगाणुओं से रक्षा कर रही है। अपराधी है हमारे शरीर के, ये हमारे शरीर के चोरी करने आए हैं, तो इनको ख़त्म करने का काम ये इस पुलिसमैन का है, जिसको हम न्यूट्रोफिल कर रहे हैं, जिसको माइक्रो पुलिसमैन अर्थात छोटे पुलिसमैन भी कहते हैं। देखो, ये कोशिका पारण द्वारा जो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर ऊतकों में पहुंच जाती है और स्वतंत्र भ्रमण करते हुए जीवाणुओं को नष्ट करती है। देखो, वहाँ पर अगर कोई भी तरह का जीवाणु आ गया तो उस जीवाणुओं को नष्ट करती है। मतलब ये नहीं है कि ये जैसे मान लीजिए इस रक्त केशिका में ये WBC है, वो बह रही है या जा रही है, और इसके पास में कोई ऊतक है, उसमें कोई जीवाणु आ गया, तो जब इसको पता चल जाता है तो ये इस दीवार से बाहर आकर इसको नष्ट कर देती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, कोशिका पारण। मतलब जो रक्त केशिका है उसकी दीवार से बाहर आ जाती है, देखो, और फिर उसको नष्ट करती है, और फिर वापस लसिका के द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये काम करती है देखो हमारे शरीर में। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो आपको यहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का कोई अंग है, वहाँ पर कोई मान लीजिए ये हमारे शरीर का अंग है और इसके अंदर कोई जीवाणु प्रवेश कर गया। अब जैसे जीवाणु प्रवेश कर गया तो WBC इस न्यूट्रोफिल को पता चल जाता है। तो जब जीवाणु का संक्रमण होता है तो मुख्यतः न्यूट्रोफिल, ये जो न्यूट्रोफिल अभी हम पढ़ रहे हैं, ये न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस द्वारा इन जीवाणुओं को खत्म करते हैं। अब ये जीवाणु क्या करते हैं, जैसे संख्या में बहुत जल्दी वृद्धि कर लेते हैं,
तो ये न्यूट्रोफिल वहाँ आती है और बक्सकाणु यानी फेगोसाइटोसिस के द्वारा इन जीवाणुओं को खाने लग जाती है, उनको नष्ट करने लग जाती है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल है ना, ये इन जीवाणुओं को मारती रहती है या मारती है। अब कुछ समय पश्चात जीवाणु इस न्यूट्रोफिल के विरुद्ध यानी न्यूट्रोफिल से खुद की रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, ये जीवाणु इस न्यूट्रोफिल के खिलाफ एक साइटोटॉक्सिक पदार्थ साइटोटॉक्सिक पदार्थ बनाएंगे इस न्यूट्रोफिल के खिलाफ, ताकि ये इस न्यूट्रोफिल से अपनी खुद की रक्षा कर सके ये जीवाणु। तो होता क्या है कि साइटोटॉक्सिक पदार्थ के कारण ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल मरने लगती है। तब न्यूट्रोफिल से लड़ रही है, अब जीवाणु ने भी बदले में क्या बना दिया, साइटोटॉक्सिक पदार्थ यानी एक जहरीला पदार्थ बनाया। ये जहरीला पदार्थ न्यूट्रोफिल को नुकसान पहुंचाएगा, तो यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल भी मरने लगती है। तो देखो, जब युद्ध होता है तो दोनों देशों की सेनाओं का नुकसान होता है, दोनों तरफ से सेनाएं या जवान है वो शहीद होते हैं। तो उस में होता क्या है कि ये इधर न्यूट्रोफिल जीवाणु को भी मार रहे हैं, बदले में जीवाणु साइटोटॉक्सिक पदार्थ के द्वारा न्यूट्रोफिल को भी खत्म करने लग जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होती है, वहाँ पर मवाद यानी पस पैदा होती है, मवाद पैदा होने लगती है। तो मवाद पैदा होने का मतलब है वहाँ पर न्यूट्रोफिल और जीवाणु के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल भी मर रही है और जीवाणु भी मर रही है। तो इस मवाद में क्या क्या होगी, एक तो मृत न्यूट्रोफिल होगी, मृत जीवाणु पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये काम ये न्यूट्रोफिल सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर ये आकर करती है। देखो, ये जो जीवाणु होते हैं ना, ये जो मवाद पैदा करते हैं, ये कई तरह के जीवाणु हो सकते हैं, जिसमें स्टेफाइलोकोकस एक ओरियंस नाम का एक जीवाणु होता है, वो जो सबसे ज़्यादा मवाद पैदा करता है। और ऐसे जीवाणुओं को हम पायोजेनिक भी कहते हैं। जो मवाद पैदा करते हैं ऐसे जीवाणुओं को हम पायोजेनिक भी कहते हैं, जो पस का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो देखो एक एक्स्ट्रा बात थी कि हमारी ये न्यूट्रोफिल किस तरह से काम करती है। तो हमारी जीवाणु से देखो रक्षा कर रही है, ये बदले में खुद भी मरती है और जीवाणु को भी नष्ट कर रही है, और फिर मवाद पैदा होने लगती है। तो देखिए, मवाद पैदा होने का मतलब ये है कि हमारे WBC जो जीवाणु है वो ज़्यादा घातक है और वो न्यूट्रोफिल को नुकसान पहुंचा रहा है, बदले में हमारी WBC भी ख़त्म हो रही है। अब देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं इसके बारे में। देखो, हमने ये कहा कि हमारी WBC जो ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल की संरचना में केंद्रक है वो 4 से 5 लोब्ड में इस तरह से बना हुआ है। एक तरफ देखो, यहाँ पर एक सिरे पर आपको ये जैसे ये इसके पिंड हैं अपने केंद्र के, एक तरफ आपको जो ड्रम का, जब अपने ढोल या ड्रम को पीटते हैं ना, तो उसका एक स्टिक आता है इस तरह का। तो इस स्टिक के जैसे ड्रम की स्टिक की तरह एक स्टिक पाई जाती है, तो ये महिलाओं की WBC में होती है। तो देखो, जो फीमेल होती है, फीमेल की न्यूट्रोफिल में, कौन सी WBC में, फीमेल की न्यूट्रोफिल के केंद्रक के एक पिंड पर ड्रम स्टिक का मतलब है जो ड्रम को हम पीटते हैं ना, ढोल या ड्रम को पीटते हैं उसके आकार की, ठीक है, इस तरह से देखो एक स्टिक पाई जाती है, इसको कह रहे हैं ड्रम स्टिक जैसी रचना पाई जाती है, जिसे बार बॉडी भी कहते हैं। देखो, बार बॉडी कहते हैं। यह एक अक्रिय एक्स गुणसूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महिलाओं में हम जानते हैं कि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। एक एक्स तो लिंग निर्धारण में काम आता है, जो एक बच गया, तो 2 एक्स में से एक एक्स गुणसूत्र देखो क्या करता है,
वो अक्रिय होता है। तो जो अक्रिय यानी इनएक्टिव जो एक्स गुणसूत्र होता है, दूसरा जो एक्टिव होता है वो तो लिंग निर्धारण में काम आ गया। तो दूसरा जो अक्रिय एक्स गुणसूत्र होता है वो केंद्रक पर, उसका जो डीएनए है वो केंद्रक पर इस आकृति में उभर जाता है। तो यह एक अक्रिय एक्स गुणसूत्र यानी दो एक्स में से एक एक्स गुणसूत्र के कारण केंद्रक पर पर बने केंद्रक पर ड्रम स्टिक बना लेता है। इस तरह से बोल दो आप इसको कि जो एक अक्रिय गुणसूत्र है एक्स, यानी एक्स एक्स हम जानते हैं कि महिला में एक्स एक्स दो होते हैं, अब एक्स और वाई नर में होते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए नर का एक एक्स आया और तो मादा का भी एक एक्स आ गया, तो एक एक्स से एक तो काम आ गया, लेकिन ये दूसरा एक्स है वो यहाँ पर लिंग निर्धारण में काम में नहीं आ रहा है, यानी पुत्र या पुत्री के जन्म में ये भूमिका नहीं निभा रहा है। तो दूसरा जो एक्स गुणसूत्र होता है उसका जो डीएनए या गुण डीएनए है वो केंद्रक पर ड्रम स्टिक के रूप में उभर जाता है, जो लिंग निर्धारण में सहायक है। देखो, तो यहाँ पर एक बात आपकी ये समझ में आ गई होगी, देखो कि फीमेल की न्यूट्रोफिल में केंद्रक के एक पिंड पर ड्रम स्टिक यानी जो ढोल की स्टिक होती है उसकी जैसी रचना पाई जाती है, जिसको बार बॉडी भी कहते हैं। ये एक दूसरे जो एक्स गुणसूत्र होता है और बार बॉडी की संख्या होती है x-1, तो जितने भी होते हैं उतने ही बार बॉडी बन जाती है, के कारण केंद्रक पर एक ड्रम स्टिक बना लेता है जो लिंग निर्धारण में काम आ रहा है। तो अगर हम कोई WBC देखें, दो WBC देख रहे हैं मान लो, एक के ऊपर बिल्कुल ये 5 पिंड बने हुए हैं, कोई ड्रम स्टिक नहीं है, एक पर ड्रम स्टिक आपको दिख रही है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये तो फीमेल का ब्लड है। ये ब्लड किसका है? फीमेल का। और ये ब्लड किसका है? ये मेल का ब्लड है, यानी नर का ब्लड है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये तो महिला है या ये पुरुष है। तो ये ड्रम स्टिक न्यूट्रोफिल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, एक है कि जो न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है, देखो ये न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा फेगोसाइटोसिस क्रिया बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं, फेगोसाइटोसिस की क्रिया में बहुत सक्रिय होती है। अब इसका कारण है, ये फेगोसाइटोसिस इतनी ज़्यादा क्यों दिखाती है, तो उसका कारण है, इसका एक कारण तो ये है कि इसका जो केंद्रक है ना वो 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं आती है, ये इससे ये बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है। और जैसे मान लीजिए ये गोल इस तरह से गोल है, मान लीजिए इसका केंद्रक है इस तरह से बटा हुआ है, जैसे कोई जीवाणु आता है तो ये तुरंत अपनी आकृति बदल लेती है और उस जीवाणु को नष्ट कर देती है। मतलब इसको अपनी आकृति चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें लचीलापन आ जाता है इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों में बटा होने के कारण। तो इसमें लचीलापन आता है, इसमें गतिशीलता भी बहुत बनी रहती है, इसलिए आसानी से फेगोसाइटोसिस की क्रिया कर सकती है। तो इसका केंद्र 2 भागों में बटा हुआ है, 2 से 5 पिंडों के अंदर बटा हुआ है। और हमने कह दिया कि इसी कारण से यह कोशिका पारण जिसको हम कहते हैं डाईपीडीसिस। अभी क्या कहा, देखो कोशिका की जो केशिकाएं होती है ब्लड कैपिलरीज, उसकी दीवार से ये बाहर निकल जाती है, तो उसको कोशिका पारण कह रहे हैं हम। तो इस कारण से ये कोशिका पारण भी आसानी से दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। इसका कारण भी क्या है कि इसका जो केंद्रक है वो 2 से 5 पिंडों में बटा हुआ है, इसलिए आसानी से कोशिका पारण भी करती है, आसानी से फेगोसाइटोसिस भी करती है। और ये काम इसके केंद्र की इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण है। देखो, जैसे ही चोट लगती है, चोट लगने
चोट लगने या कोई जीवाणु या कवक का संक्रमण होने पर, कोई चोट लग गई या वहाँ पर कोई जीवाणु या कवक का संक्रमण होने पर यह तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है। मतलब बहुत फटाफट पहुँचती है वहाँ पर। जैसे ही चोट लगती है यानी जीवाणु का संक्रमण होता है या कवक का संक्रमण होता है तो ये तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमारी ये अंगुली पर चोट लगी तो यहाँ पर चोट लगते ही ये तुरंत वहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। तो वो इकट्ठी क्यों जाती है? इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि इस पर कोई जीवाणु पैदा नहीं हो, कोई कवक पैदा नहीं हो। फिर भी अगर कोई जीवाणु पैदा हो जाता है तो उसको लड़कर जो ऊपरी की आपको विधि बताई उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है। तो ये जैसे जहाँ पर इकट्ठी जैसे कट लगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सूजन आ जाती है, थोड़ी लालिमा भी आ जाती है और वहाँ पर गर्माहट यानी तापमान वहाँ पर बढ़ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चोट लगने या जीवाणु या कवक का संक्रमण होने पर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है, जिससे तीव्र सूजन आने लगती है और वहाँ पर गर्माहट अपन को दिखाई देगी। तीव्र सूजन आने लगेगी अर्थात न्यूट्रोफिल एकत्र होकर फेगोसाइटोसिस के द्वारा अपना कार्य करने लगती है। इसका मतलब ये है कि ये अपना काम करने लग गई है, ये इसने जीवाणु को नष्ट करना चालू कर दिया है। तो उस स्थिति के अंदर देखो तापमान भी बढ़ जाएगा, सूजन भी आने लगेगी। जैसे जैसे ये जीवाणु को ख़त्म कर देगी, ये सूजन अपने आप कम हो जाएगी। अगर चोट लग रही है वहाँ पर कोई सूजन नहीं आ रही है, कोई लालिमा नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो निष्क्रिय बना हुआ है। अगर इस तरह का ये तुरंत रिएक्शन देती है तो इसका मतलब है सब कुछ अच्छा है, बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल न्यूट्रोफिल के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इयोसिनोफिल को और बेसोफिल को पढ़ेंगे। तो आज आपके समझ आ गया कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा कोशिका पारण यही दिखाती है, भक्षकाणु की तरह क्रिया करते हुए जीवाणु को ख़त्म करती है और जो जीवाणु होते हैं उनसे लड़कर उनको नष्ट करती है, जिससे मवाद भी पैदा होती है। और एक विशेषता और बताई कि न्यूट्रोफिल के अंदर ड्रम स्टिक जैसी संरचना होती है जो कि फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। इसका जो केंद्रक है वो 2 से 5 पिंडों में बटा होने के कारण ये आसानी से इसमें लचीलापन आ जाता है, गतिशीलता आ जाती है, इसलिए कोशिका पारण या फेगोसाइटोसिस आसानी से करती है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, जबकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कितने विद्यार्थी हैं वो अपने इस यूट्यूब को या अपने वीडियो को देख रहे हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर दें। जैसे अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट दें, वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट दें। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको वीडियो, उसका कारण भी मेरे को बताएं और जो अपेक्षित सुधार होगा उसको सुधार किया जाएगा।